तलबा व तालिबात फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के जरिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नाहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत भी कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक एग्जांपल समझी थी रिवर्सिबल रिएक्शंस की, जिनमें हमने हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल्स को आपस में रिएक्ट करवाया था और इन रिज़ल्ट हमारे पास हाइड्रोजन आयोडीन की फॉर्मेशन हुई थी। हाइड्रोजन आयोडाइड हमारे पास एक प्रोडक्ट बनी थी। फिर हमने हाइड्रोजन आयोडाइड की डिकम्पोजिशन करवाई और हमने हाइड्रोजन और आयोडीन के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर लिया। सेम इसी तरह हमारे पास आज दूसरी एग्जांपल मौजूद है जो पेज नंबर 3 के बॉटम पे लिखी हुई है। सो हम उसकी स्टडी करते हैं। लेट अस हैव अनदर एग्जांपल व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट दे प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट। कि जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास इन प्रोडक्ट कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी। सो अब हम लोग इस इक्वेशन को भी समझ लेते हैं। CaO, Ca जो है वो कैल्शियम का सिंबल है। ऑक्साइड O जो है वो ऑक्सीजन का सिंबल है। अगर हम लोग इसको कंबाइन करके पढ़ें तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। प्लस CO2 यानी कैल्शियम डाइऑक्साइड। अब डाइऑक्साइड क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ 2 लिखा हुआ है। जो 2 है वो हमेशा डाई को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम रिएक्ट करेंगे तो इन प्रोडक्ट हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होगी। तो सेम हम लोग इसकी आगे फर्दर स्टडी करते हैं कि अगर हम लोग इसको डिकम्पोज करवाएं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट और किस तरह का रिएक्शन हमारे पास प्रोसीड होगा। सो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं पेज नंबर 4 के टॉप पे, जहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑन द अदर हैंड when calcium carbonate is heated in an open flask, जब कैल्शियम कार्बोनेट को एक ओपन फ्लास्क में हीट किया जाता है तो इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी जो डिकम्पोजिशन है वो हो जाएगी, यानी प्रोडक्ट विल रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। और रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या मौजूद हैं? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसा कि मैंने आपको पेज नंबर 3 पे बताया, इक्वेशन हमने अभी समझी है कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह बन रहे हैं और उनकी प्रोडक्ट में वो कैल्शियम कार्बोनेट किस तरह उसकी फॉर्मेशन हो रही है। सेम उसी तरह हमारी अब यहाँ पर डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, यानी कि प्रोडक्ट डिकम्पोज हो के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्मेट कर रहा है, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवोल्व हो रही है। इवोल्व क्यों हो रही है? क्योंकि फ्लास्क हमारे पास ओपन था। ओपन फ्लास्क में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इवोल्व हो रही है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपको एक एरो भी नज़र आ रहा होगा। तो एरो जो है वो बेसिकली सिंबल है इवॉल्विंग का, यानी कि जब कोई चीज़ निकल रही होती है, एलिमिनेट हो रही होती है, तो हम लोग एरो साथ में लगा देते हैं। सो अब हम लोग फिगर 9.2 को फर्दर स्टडी करेंगे, जो कि शो कर रहा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन को मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ कि ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट जो है वो रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट्स में चेंज कर दे, यानी कि एक प्रोडक्ट को हम फर्दर डिकम्पोज कर सकें इनटू रिएक्टेंट्स। और जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनको हम लोग डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। डबल एरो से क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग रिएक्शन को फॉरवर्ड भी ले जा सकते हैं और रिवर्स भी लेके आ सकते हैं, एंड विच मीन्स डैट रिएक्शन कैन प्रोसीड इन बोथ वेज, यानी कि इट कैन बी मूव टूवर्ड्स फॉरवर्ड एज वेल एज टूवर्ड्स रिवर्स रिएक्शंस। सो अब आपको यहाँ पर फिगर का समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप फ्लास्क 1 में देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट इज़ हीटेड, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है
और जैसे ही उसको हीट करेंगे तो इसका डीकम्पोजिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। डीकम्पोजिशन प्रोसेस जब स्टार्ट होगा तो हमारे पास इन रिज़ल्ट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। इरिवर्सिबल रिएक्शन गोज़ टू कंप्लीशन। अब आप दोनों फ्लास्क के दरमियान में भी देख सकते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शंस हमेशा प्रोसीडिंग्स की तरफ ही मूव करते रहते हैं। सो इन द सेम वे अगर हम लोग फ्लास्क से थर्ड वन फ्लास्क को देखें, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन का जो हमारे पास एक प्रोसेस है उसमें जो है फ्लास्क को हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ऊपर से क्लोज्ड किया हुआ है। एक फ्लास्क क्लोज्ड है, मतलब पेयर ऑफ फ्लास्क एक क्लोज है और एक हमारे पास ओपन है। अब हम लोग क्लोज फ्लास्क की बात करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया, उसकी डिकम्पोजिशन हुई तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व नहीं हुई, यानी कि फ्लास्क के अंदर ही बंद मौजूद है। तो अब यहाँ पर आपको क्लियरेंस हो जानी चाहिए कि जो ओपन फ्लास्क है उसमें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व हो जाएगी, जबकि क्लोज्ड फ्लास्क में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व नहीं होगी। सो अब आपको इस चीज़ की क्लियरेंस हो चुकी होगी कि डीकम्पोजिशन प्रोसेस अगर ओपन फ्लास्क में होगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाएगी, अगर तो क्लोज्ड फ्लास्क में होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इवॉल्व नहीं होगी, एस्केप नहीं होगी, बल्कि वो फ्लास्क के अंदर ही सेफ रहेगी। सो अब आपको आई होप कि आपको क्लियरेंस हो गई होगी। अब ये जो क्वेश्चन है आपको जो है रिवर्सिबल रिएक्शन का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आप उसमें दोनों एग्जांपल्स में से कोई एक एग्जांपल को कोट कर सकते हैं। अगर दो लिखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, एक हाइड्रोजन आयोडाइड वाली एग्जाम्पल और दूसरी कैल्शियम कार्बोनेट वाली एग्जाम्पल। बोथ एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन बेसिकली ये आपको पूछा जाता है, अगर लॉन्ग भी आ जाए तो आपने इसको बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करना है, यानी कि आप फ्लास्क की जो इमेजेस हैं उनको आप बना सकते हैं, फिगर्स बना सकते हैं, देन उनके रिएक्शंस लिख के आप बहुत अच्छे से उसको एक हेडिंग्स की फॉर्म में आप बहुत अच्छे से उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो अगर हम लोग नेक्स्ट मूव ऑन करें तो इन दीज टू रिएक्शंस डीकम्पोजिशन इज रिवर्स टू कम्बिनेशन और वाइस वर्सा। क्या मतलब है कि डिकम्पोजिशन जो है उसको हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी उसको डिकम्पोज भी कर सकते हैं, रिकम्बाइन भी कर सकते हैं। डिकम्पोजिशन को हम लोग टू वे से ले जा सकते हैं, एक तो ओपन फ्लास्क के थ्रू और दूसरी क्लोज फ्लास्क के थ्रू। क्लोज फ्लास्क में क्या होगा कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है इवॉल्व नहीं होगी, यानी कोई और गैस भी इवॉल्व नहीं होगी, जबकि अगर ओपन फ्लास्क होगा तो जो कोई भी गैस होगी तो वो इवॉल्व हो जाएगी। When calcium carbonate is heated in a closed flask so that carbon dioxide can't escape out as shown in figure 9.2। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर तो फ्लास्क हमारे पास क्लोज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप नहीं होगी, यानी एलिमिनेट नहीं होगी, इवॉल्व नहीं होगी, और इनिशियली ओनली डीकम्पोजिशन टेक प्लेस, बट आफ्टर अ वाइल कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्ट्स कंबाइनिंग विद कैल्शियम ऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। रिवर्स रिएक्शन यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन में तो इसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी, लेकिन रिवर्स रिएक्शन में वो दोबारा से फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड की कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। सो इन द बिगनिंग फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ फास्ट एंड रिवर्स रिएक्शन इज़ स्लो। सो आपने पहले देखा होगा कि जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन की, उसमें भी यही बताया जाता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो इनिशियली बहुत फास्ट होते हैं, जबकि रिवर्स रिएक्शन जो है वो बहुत ही स्लो होते हैं। बट इवेंचुअली द रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप एंड बोथ रिएक्शंस गो ऑन एट द सेम रेट। लेकिन जब फाइनली अगर हम देखा जाए तो रिवर्स रिएक्शन जो है उनकी स्पीड और रिएक्शन जो हैं वो एक ही रेट पर स्पीड अप होते हैं। सो एट दिस स्टेज डिकम्पोजिशन एंड कम्बिनेशन टेक प्लेस एट द सेम रेट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि कम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन यानी कि रिएक्टेंट्स का मिलकर प्रोडक्ट बनाना वो हो गई कम्बिनेशन, बल्कि डिकम्पोजिशन क्या होती है जब प्रोडक्ट ब्रेक करती है इनटू रिएक्टेंट्स, तो ये जो रिएक्शन है वो एक ही रेट पर जो है वो एक अमल में आता है, बट उनकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा ऑपोजिट होती है। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन कैन स्पीड इनटू वन वे, बट रिवर्स रिएक्शन कैन मूव टूवर्ड्स टू वेज। एज अ रिजल्ट अमाउंट ऑफ amounts of calcium carbonate, calcium oxide and carbon dioxide do not change. It is written as calcium carbonate CaCO3 double arrow which is representing reversible reactions,
कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब डबल एरो यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिएक्शन को हम फॉरवर्ड भी ले जा सकते हैं, रिवर्स भी लेके आ सकते हैं। सो अब आपको यहाँ पर इसकी क्लियरेंस हो गई होगी। अब आपको उम्मीद है कि दोनों जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको हाइड्रोजन आयोडाइड की एग्जांपल बहुत अच्छे से समझाई थी। अब जो है कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल है, दोनों एग्जांपल्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपने बस बहुत अच्छे से इनकी फिगर्स को समझना है, इनके रिएक्शंस को समझना है कि रिएक्शन जो है किस वक्त वो फॉरवर्ड हो रहा है और किस वक्त रिवर्स हो रहा है, और जब अगर डबल एरो है तो वो रिएक्शन कौन सा है, रिवर्सिबल। एक बात आपने याद रखनी है कि जब रिएक्शन डबल एरो में होगा तो आपने समझ जाना है कि रिएक्शन कैन प्रोसीड इनटू टू वेज, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन। जब डबल एरो होगा तो आपने पहले रिएक्टेंट्स को इनटू प्रोडक्ट में फॉर्मेशन करनी है उसकी, देन आपने प्रोडक्ट को रिकम्बाइन कराना है इनटू रिएक्टेंट्स। सो अब आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियर कर लेना है, इसमें आपने कन्फ्यूजन नहीं करनी। जो चीज़ आपको कन्फ्यूज़ कर रही हो फिर उसको आपने बहुत अच्छे से समझना होता है, ये एक रूल है, ठीक है। तो अब आपने अच्छे से तमाम रिएक्शंस को बहुत अच्छे से याद कर लेना है, समझ लेना है, ताकि आपको बोर्ड के पेपर्स में कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। सो अब हम लोग नेक्स्ट इसकी स्टडी करते हैं। When we think of term equilibrium, the first word that usually comes to mind is balance. जब हम लोग इक्विलिब्रियम का वर्ड सुनते हैं ना, इक्विलिब्रियम इज टिपिकली कम्स फ्रॉम इक्वल। इक्वल का मतलब होता है कि जो चीज़ बराबर हो, बैलेंस में हो। सो इक्विलिब्रियम बेसिकली डिनोट्स एज द सब्सटेंसेस इन द सेम फॉर्म। जब हमारे पास इन द सेम अमाउंट, जब हमारे पास जो सब्सटेंसेस हैं, गैसेस हैं, कुछ भी है, सॉलिड है, लिक्विड है, अगर वो हमारे पास एक ही अमाउंट में मौजूद होगा तो वो हमारे पास इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम की टर्म हमेशा वहाँ पे यूज़ की जाती है जहाँ पर किसी चीज़ का बैलेंस हो। हाउएवर द बैलेंस में बी अचीव्ड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। हालांकि जो बैलेंस है उसको हम किसी भी वे में अचीव कर सकते हैं। Thus, when the rate of forward reaction is same as the rate of reverse reaction, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है, द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो उसकी जो कंपोजिशन होती है वो कांस्टेंट रहती है। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी इक्वल है, रिवर्स रिएक्शन भी इक्वल है, यानी इनके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, यानी इनकी अमाउंट में, इनकी स्पीड में सब कुछ इनका सेम होता है। देन हमारे पास जो उसकी कंपोजिशन होती है रिएक्शन मिक्सचर की, वो भी कांस्टेंट रहती है, यानी उसमें भी कोई चेंज नहीं आता। इट इज़ कॉल्ड द केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। अब ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, और बहुत ज़्यादा सवालात यानी शॉर्ट क्वेश्चंस में ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सो अब मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाएगा तो उस वक्त पे जो रिएक्शन मिक्सचर है उसकी जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहेगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर होता है और उनके जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, यानी कि वो कांस्टेंट रहती है, तो उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट कहते हैं, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। एट इक्विलिब्रियम स्टेट्स देर आर टू पॉसिबिलिटीज़। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम की हालत में दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब हम वो देखेंगे कि वो पॉसिबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं। नंबर 1, व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है सीजेस। सीजेस का मतलब है जब रिएक्शन स्टॉप होने वाला होता है, यानी कि जब रिएक्शन रुकता है। जब रिएक्शन रुकने की तरफ हाइल होता है तो उस वक्त की जो इक्विलिब्रियम की हालत है उसको हम स्टैटिक कहते हैं, यानी कि जब रिएक्शन रुक जाता है तो उसको हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दिस हैपन्स मोस्टली इन फिज़िकल फिनोमेना, यानी कि जब हम लोग कोई फिज़िकल एग्जांपल करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल या प्रैक्टिकल रिएक्शन करते हैं, कोई फिनोमेना करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो है रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है, तो उस हालत में हम लोग क्या कहते हैं उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम। For example, a building remains standing rather than falling down because all the forces acting on it are balanced. क्या मतलब है कि जो एक बिल्डिंग है, जब वो एक बिल्डिंग खड़ी रहती है काफ़ी अरसे के लिए, गिरती नहीं है। क्यों नहीं गिरती? क्योंकि उसकी जो तमाम फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड फॉर्म में होती हैं। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब आपको समझ आ गई होगी
कि जिस चीज़ का रिएक्शन स्टॉप हो जाता है ना, तो मतलब उसमें ये है कि उनके अंदर का जो बैलेंस जो है वो इक्वल है, देन उसको हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये इटसेल्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 2 नंबर का सवाल है, बहुत ज़्यादा आता भी है। और ख़ास तौर पे जो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है ना, इसकी डेफिनेशन के साथ आपको इसकी जो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं इनका भी सवाल पूछा जाता है, और कभी कभी तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। सो आपने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है कि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाता है और जो रिएक्शन मिक्सचर है उसकी जो कंपोजिशन है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, तो इस फॉर्म को हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। अब जो हमारी इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, पहली जो पॉसिबिलिटी है उसमें हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन जो है वो रुक जाता है। जब रिएक्शन रुकता है तो उसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहेंगे, और ये बेसिकली फिज़िकल फिनोमिना में होता है। देन नेक्स्ट हम लोग इसकी पॉसिबिलिटी देखते हैं, सेकंड पॉसिबिलिटी विच इज़ व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, ओनली द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम इक्वल टू ईच अदर बट टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कि जब रिएक्शन नहीं रुकता बल्कि जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट है वो एक दूसरे के इक्वल, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाए, दिस इज़ कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या है, जब दोनों रिएक्शंस एक दूसरे के इक्वल आ जाएं लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाए, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन हो जाए, यानी कि डबल एरो को डिनोट कर रहा हो। सो दिस इज़ कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। डायनामिक मीन्स रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग, यानी कि चलता हुआ, यानी प्रोसीडिंग रिएक्शन जो कभी ना रुके। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का तो मतलब है ना कि रिएक्शन का रुक जाना, व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, जबकि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है उसका मतलब है कि रिएक्शन ऑन गोइंग, जिसकी कोई कंप्लीशन नहीं है, रिएक्शन कभी भी प्रोसीड नहीं कर सकता, इसकी प्रोसीडिंग्स हमेशा चलती रहती हैं। सो एट डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यानी कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है रिवर्स रिएक्शन के रेट के, तो उसको हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। अब आज हम लोगों ने आज के लेक्चर में स्टडी किया है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट और उसकी फर्दर 2 टाइप्स को। ये दोनों टाइप्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है और रिएक्शन मिक्सचर में की कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता और कांस्टेंट रहती है, तो उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम देते हैं। यानी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की ये डेफिनेशन है। देन उसकी फर्दर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेट। पहली पॉसिबिलिटी है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, सेकेंड पॉसिबिलिटी है डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कौन सी होती है, जिसमें रिएक्शन रुक जाता है व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, और ये फिजिकल फिनोमिना में होती है। जबकि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, जब रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट एक दूसरे के बराबर हो जाता है लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, तो इस हालत में डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम दिया जाता है। डायनामिक का मतलब है रिएक्शन जो कि कभी ख़त्म ना हो, रिएक्शन शुरू और चलता रहे, उसकी कंप्लीशन कभी ना हो, उसकी प्रोसीडिंग्स का अमल हमेशा चलता रहे, तो ऐसी हालत को डायनामिक कहते हैं। एट डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट इज़ इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शंस। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग पेज नंबर 5 पर देखें तो हमारे पास स्टार्टिंग में पैराग्राफ लिखा हुआ है कि इन द बिगनिंग एज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज़ हायर देन दैट ऑफ प्रोडक्ट्स द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ फास्टर देन द रिवर्स रिएक्शन। अब जैसा कि ग्राफ जो है हमारे पास फिगर 9.3 में शो किया गया है, जिसमें हमारे पास जो है रिएक्शन रेट वो हमारे पास हाइट पे मौजूद है और जो टाइम है वो हमारे पास ऑन बेस मौजूद है। तो आप देख सकते हैं जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से बहुत ज़्यादा है और जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो रिवर्स रिएक्शन के रेट से ज़्यादा फास्टर है। आपको देख के ग्राफ समझ आ रही होगी, कर्व्स 2 हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन की कर्व है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है बल्कि रिवर्स रिएक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन है
वो ज़्यादा फास्टर है देन द रिवर्स रिएक्शन। एज द रिएक्शन प्रोसीड्स द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विल ग्रेजुअली डिक्रीज वाइल डेट ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज। कि पहले जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो था वो फास्टर था देन द रिवर्स रिएक्शन। फिर जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हुआ जो रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन थी वो ग्रेजुअली डाउन होती गई वाइल द प्रोडक्ट विल इंक्रीज, जबकि जो प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन थी वो इंक्रीज होती गई। कॉन्सिक्वेंटली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल गो ऑन डिक्रीजिंग, जिससे क्या प्रूव हुआ कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट था वो डिक्रीज़ होता गया जबकि रिवर्स रिएक्शन का जो रेट था वो इंक्रीज़ होता गया। जैसा कि स्टार्टिंग में फॉरवर्ड रिएक्शन जो था वो फास्टर था और रिवर्स रिएक्शन जो था वो स्लो था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट था वो डिक्रीज़ हो गया, रिवर्स रिएक्शन का जो रेट है वो इंक्रीज़ हो गया और अल्टीमेटली हमारे पास टू रेट्स जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हो गए। यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन पहले स्टार्ट फास्ट था देन वो स्लो हो गया और देन उसके बाद जो हमारे पास रिएक्टेंट्स थे वो डिक्रीज़ हो गए, रिवर्स रिएक्शन का जो मतलब रिएक्शन था वो इंक्रीज़ हो गया। तो मतलब हमारे पास यहाँ पर कंसंट्रेशन जो है वो मेंटेन हो गई, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गई। या जैसा कि रिएक्शन पहले फास्टर था फॉरवर्ड देन वो स्लो हो गया, पहले रिवर्स रिएक्शन स्लो था बाद में वो रिएक्शन जो था वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया। सो इस तरह हमारी जो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गई और कंसंट्रेशन जो थी स्पीशीज़ की वो भी सेटअप हो गया उसका और देन वो एक दूसरे के लिए कांस्टेंट हो गई, यानी कि उनकी अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं आया, उनकी कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आया। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज, अब हमारे पास अब ग्राफ अच्छे से देख सकते हैं कि रिएक्शन रेट हमारे पास जो है वो एज अ हाइट दिया हुआ है, टाइम जो है वो हमारे पास बेस में है। टाइम हम नोट कर रहे हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो डिक्रीज़ हुआ, रिवर्स रिएक्शन का रेट जो था वो इंक्रीज़ हुआ। जैसे ही इंक्रीज़ और डिक्रीजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो इक्विलिब्रियम के जो स्टेट थी उस पर जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट था वो इक्वल हो गया, क्योंकि पहले फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट था, रिवर्स रिएक्शन स्लो था। विद द पैसेज ऑफ टाइम फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज़ हो गया, रिवर्स रिएक्शन था वो इंक्रीज़ हो गया। इस तरह जो हमारी जो इक्विलिब्रियम थी वो मेंटेन हो गई। थैंक यू।